नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली कक्षा में पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, उनके विषय में आपको बताया था। तो चलिए आज हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। नेताजी का चश्मा, जैसा कि कहानी का शीर्षक ही बता रहा है कि यहाँ किसी नेताजी के बारे में बात हो रही होगी। बिल्कुल ठीक पहचाना, यहाँ किसी नेताजी के बारे में ही बात हो रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये नेताजी कौन है। तो इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू को चाचा, मोहनदास करमचंद गांधी को बापू कहा जाता है, उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत को आज़ादी दिलाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज के निर्माण किया था। और जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनका चित्र जो हमारे सामने आता है, उससे हमें उनकी टोपी और उनका चश्मा सर्वप्रथम हमारे मानस पटल पर उभरता है। उनका चश्मा, जिसके बारे में ये कहानी है। तो चलिए अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं। हालदार साहब, जो कि मैंने आपको बताया था कि कहानी में 3 पात्र हैं। हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला और पान वाला। तो हालदार साहब जो कि कंपनी में अधिकारी हैं और हर 15वें दिन यानी महीने में 2 बार वो जो है इस प्रकार से कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा क्या होता है बच्चों? जो गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। वहाँ पर पक्का मकान बना होता है और वैसे कुछ और भी मकान होते हैं जिसे बाजार कहा जा सके। ऐसा कुछ एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल और लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका क्या होती है ये आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं और आप भली भांति जानते हैं, जिसे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। नगर पालिका जो थी वो कुछ ना कुछ काम करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी पेशाब घर बनवा दिया, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी जहाँ पे कबूतर बैठ के दाना चुगते हैं या बैठकर विश्राम करते हैं, और कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर, चौराहा क्या होता है? जहाँ पे 4 राहें मिलती हैं, और 4 राहों का जो समूह या समाहार होता है उसे भी चौराहा कहा जाता है। वहां पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर यानी मार्बल की एक प्रतिमा लगवा दी, एक मूर्ति बनवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं कुछ ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहो-पोह और चिट्ठी-पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियां से किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर दे देने का निर्णय किया होगा। यानी हमें नेताजी का जो चश्मा पाठ है उसमें नेताजी की मूर्ति जो है उस पर उनका जो रियल यानी जो उनका ओरिजिनल चश्मा होना चाहिए था वो नहीं लगा। उसके हमें ये कारण बताए गए हैं कि शायद समय नहीं होगा, या चिट्ठी पत्री में ही समय निकल गया होगा, या फिर हम कह सकते हैं कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला होगा, या पैसों की समस्या रही होगी। इसी जल्दबाजी में जो है ये मूर्ति पर जो है संगमरमर की मूर्ति है मगर चश्मा संगमरमर का नहीं है। ये तो बहुत अजीब सी बात लगती है। इसीलिए उन्होंने जो है जल्दबाजी में किसी स्थानीय मूर्तिकार को लाकर एक विद्यालय के किसी अध्यापक को, जो कि क्या है किसी कला में निपुण है, उसी से उन्होंने ये मूर्ति बनवाने का फैसला किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी जिनका नाम है, उन्हीं को ये काम सौंप दिया गया होगा और उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला दिया। अब यहाँ पे एक शब्द आया है पटक देना। पटक देने से तात्पर्य ये होता है जब हम किसी कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाते तो ये कहा जाता है कि हमने बस उस काम को करके पटक दिया, मतलब अपनी बला टाल दी। तो उसी प्रकार से उन्होंने भी, यानी जो मोतीलाल जी हैं, उन्होंने भी महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का ये विश्वास दिला दिया। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी उसकी हम ऊंचाई बता रहे हैं,
जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, यानी बहुत ही भोले भाले से लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही चलो दिल्ली दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा। बेटे मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आपके पाठ में बीच बीच में से कुछ पंक्तियां हैं, कुछ आशय स्पष्ट करने के लिए आ जाते हैं किसी भी पंक्ति को लेकर। जिस प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया है कि मूर्ति को देखते ही मतलब ऐसा लगता था कि वो सफल और सराहनीय प्रयास, यानी इसका मतलब ये है कि जो मूर्तिकार है, जिसने भी मूर्ति बनाई है, यानी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है, उन्हें देखते हमें उनके योगदान याद आने लग जाते हैं, हमें उनके वो नारे याद आने लग जाते हैं जो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। इस प्रकार के नारे हमें जो है याद आने लग जाते हैं। यानी इस बात से ये तात्पर्य है कि जिसने भी वो मूर्ति बनाई है वो इतनी सराहनीय और सफल है कि उसे देखते ही अनायास ही हमारे मन में इस प्रकार के नारे आ जाते हैं। यानी नेताजी की मूर्ति को देखते ही हमारे अंदर वो जोश आ जाता है और हमें उनके द्वारा कहे गए नारे याद आ जाते हैं। तो यानी मूर्ति तो थी लेकिन चश्मा असली नहीं था। हालदार साहब की भी एक आदत थी कि वो पान खाते थे और जब वो पहली बार गुजरे थे कस्बे से तो उन्हें उस तरफ उनका ध्यान अनायास ही चला गया, मगर उनके मन में जिज्ञासाएं बनी रही कि किस प्रकार वो इस बात को जाने, किससे पूछे कि आखिर इस मूर्ति में जो चश्मा लगा है, जो असली चश्मा होना चाहिए था, वो गया तो गया कहाँ। अब जब वो जीप पर बैठे और जीप कस्बा छोड़कर आगे चली गई, तब भी उनके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर वो चश्मा जो असली का होना चाहिए था वो कहाँ है और क्यों नहीं। लेकिन साथ ही साथ उनके मन में ये खुशी भी थी कि जो नागरिक हैं कम से कम उनका ये प्रयास सराहनीय है कि मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। मतलब सवाल उस भावना का है जो देशभक्ति की होनी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ बन गई है। लोग देशभक्ति के नाम पर फिल्में बनाते हैं, गीत गाते हैं, झंडे फहराते हैं, अपने गाड़ियों में इस प्रकार के यानी झंडे चिपका लेते हैं और उनसे वो ये बताना चाहते हैं कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। अब जब दूसरी बार हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें कुछ अंतर सा दिखाई दिया। उन्होंने पाया कि जैसे चश्मा बदल गया है, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता था कि चश्मा जो है बदल दिया जाता था। फिर वो सोचते थे चलो कोई बात नहीं, मूर्ति के कपड़े ना बदले जा सके तो क्या हुआ, कम से कम चश्मा तो बदला जा ही रहा है। अब उनकी ये आदत पड़ गई थी कि जब भी वो कस्बे से गुजरते तो जरूर उनका ध्यान उस मूर्ति पर पड़ जाता था। लेकिन ऐसा होता है कि अगर हमारे मन में कोई जिज्ञासा है तो जब तक वो जिज्ञासा शांत ना हो, हमारे मन में वो जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। वही हाल हालदार साहब का था। अब वो क्या करते, इसके लिए उन्होंने पान वाले के पास जाकर, जो कि जिसके मुंह में पान पहले से ही ठुसा हुआ था, और वो एक काला मोटा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था। और वो जब भी उसने हालदार साहब का प्रश्न सुना तो मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था, साथ ही साथ उसकी टोन भी थी रख रही थी। लेकिन वो अपनी आदत अनुसार पान को उसने पहले पीछे थूका और फिर अपनी लाल काली बत्ती से हंसने लगा, क्योंकि पान अधिक खाने के कारण उसके दांत भी काफ़ी खराब हो चुके थे। अब जब कैप्टन के बारे में हालदार साहब को कुछ भी नहीं पता था, तो जब हालदार साहब ने उनसे पूछा कि आखिर ये कौन है जो चश्मे बदल देता है और नेताजी की मूर्ति के लिए जिसके मन में इतनी श्रद्धा भाव है, आखिर वो कौन है, तब पानवाले के द्वारा जब उन्हें पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला है, जो क्या करता है दिन प्रतिदिन आता है और अपने चश्मे जो है वो मूर्ति पर लगाता है, और जब कोई व्यक्ति उससे चश्मे यानी कोई ग्राहक जब आता है और उसे कहता है कि उसे वो चश्मा चाहिए जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा हुआ है, तो वो चश्मा उतार लेता है और उनकी मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा लेता है। और जब हालदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है और जिसका नाम कैप्टन है, और वही जो है मूर्ति पर चश्मे बदलता है, क्योंकि उसको बिना
चश्मे की जो मूर्ति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और कहीं ना कहीं उसके मन में भाव है कि बिना चश्मे के नेताजी को बहुत ही असुविधा हो रही होगी। इसलिए वो जो है क्या करता है, अपने चश्मे जो है उनके ऊपर, उनकी मूर्ति पर लगा देता है। तो इस प्रकार कैप्टन चश्मे वाला फ्रेम बदलते समय नेताजी से क्षमा याचना कर लेता था। लेकिन हालदार साहब के मन में अभी भी ये जिज्ञासा थी कि आखिर नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब तक पान वाला अपने मुंह में दूसरा पान ठूस चुका था और उसने वही मुस्कुराहट से हालदार साहब को देखा और पीछे मुड़कर पान थूका और बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये बात भले ही मज़ेदार रही होगी क्योंकि शायद उसके मन में देशभक्ति का भाव ना हो, लेकिन हालदार साहब के लिए ये बात चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी उनका मन इस बात को सुनते ही पसीज गया और वह ठीक ही सोच रहे थे क्योंकि मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, जो कि वाकई कस्बे का एक अध्यापक था और जिसे महीने भर में मूर्ति पटक देने के लिए जिसने वादा किया होगा और बना भी ली होगी। लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कहाँ से लगाए, क्योंकि मूर्ति संगमरमर की थी और चश्मा कांच वाला होना चाहिए था। उसने ये तय नहीं कर पाया होगा कि वो आखिर इस चश्मा कैसे लगाए, या हो सकता है उसने कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के कारण चश्मा टूट भी गया हो, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब के मन में ना जाने कितने सवाल उठ रहे थे। फिर भी उनके मन में एक विचित्र सा कौतुक था और वो उसी ख्याल में खोए हुए पान वाले को पैसे देकर आगे चलते बढ़े। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर एक बार फिर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, यानी कोई पहले वो सिपाही रहा हो। पान वाला नया पान खा चुका था और फिर उसने अपनी लाल पीली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो। यानी कहीं ना कहीं वो उसका उपहास कर रहा था कि वो कहाँ से लगता है आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, अगर ऐसा कुछ है तो जाइए उसकी फोटो वोटो अखबार में छपवा दीजिए। हालदार साहब का पान वाले के द्वारा इस प्रकार से कैप्टन का उपहास उड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और जब वे पीछे मुड़े तो वो देखकर हैरान हो गए। एक मरियल बूढ़ा लंगड़ा आदमी जिसने गांधी टोपी पहनी हुई है और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है, हाथ में एक छोटी सी संदूकची जिसे हम ब्रीफकेस भी कहते हैं इंग्लिश में, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लगे और गली गली घूमता है। इससे पता चलता है कि उसकी अपनी कोई दुकान नहीं है और वह फेरी वाला है, जिस प्रकार से फेरी वाले जगह जगह घूमते हैं। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। उधर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था क्योंकि उन्हें जरूरी काम से कहीं जाना था। अब आपको जो भी इससे संबंधित रचना कार्य दिया गया है, रचनात्मक कार्य जो कि इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का है, उसे आप भली भांति करेंगे। धन्यवाद।